नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पोटेशियम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पोटेशियम का बेसिक जो कैरेक्टर है उसके बारे में समझेंगे कि पोटेशियम क्या है और इसका फंक्शन क्या है, बॉडी से इसका एक्सक्रेशन कैसे होता है। तो समझते हैं। देखिए, पहला चीज़ ये पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब वो होता है जो हमारी बॉडी में आयन का फॉर्मेशन करे, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है यानी आयोनाइज हो जाए हमारी बॉडी में। आयन एक ऐसा पार्टिकल्स है जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होने के लिए, किसी चीज़ को अपने पास कैप्चर करने के लिए या डोनेट करने के लिए एक एबिलिटी होती है, एक एनर्जी उसके पास होती है जो किसी चीज़ को अपने पास अटैच करती है, अपने से रिपेल करती है। तो अगर जो भी हमारी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ जो आयन का फॉर्मेशन करता है या आयनिक रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उसी चीज़ को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। यानी कि जो आयन का फॉर्मेशन ले ले, आयन का रूप ले ले, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो ये आयन अगर देखा जाए, आयन बोले या आप इलेक्ट्रोलाइट बोले, दोनों बात बराबर है। और ये आयन या इलेक्ट्रोलाइट देखा जाए तो दो तरह का, एक है पॉजिटिवली चार्ज और एक है निगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो एक पॉजिटिव और निगेटिव आयन कहलाते हैं। पॉजिटिव जो आयन होता है इसको हम कैटायन बोलते हैं, कैटायन के नाम से भी जानते हैं। और जो निगेटिव आयन होता है इसको हम अनायन के नाम से जानते हैं। अब बात आ जाता है कि पॉजिटिव आयन का क्या काम है, निगेटिव आयन का क्या काम है। पॉजिटिव आयन मेनली पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करता है और निगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चीज़ को रिपेल करता है। निगेटिव आयन जिसको अनायन बोलते हैं, ये पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करता है, निगेटिव को रिपेल करता है। तो जो पोटेशियम है ये एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है। यानी कि जो अगर इलेक्ट्रोलाइट बोला जाए तो ये कैटायन के रूप में है ये, ओके। तो हमारी बॉडी में इसका काम क्या है, जितने भी कैटायन होते हैं, जितने भी अनायन होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हैं, वो मेनली 2 से 3 काम करते हैं। पहला, जो हमारा बॉडी का सेल होता है, तो इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ये अंदर का पार्ट साइटोप्लाज्म है, और बाहर वाला पार्ट एक होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है, या इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से वो भी बोला जाता है। बाहर का सारा पार्ट इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसको शॉर्ट में, और इसके अंदर फ्लूइड होता है और अंदर भी फ्लूइड है। तो बाहर के जो पार्ट में, जैसे एक सेल यहाँ है, दूसरा सेल यहाँ है, तीसरा सेल यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ, इस तरह से बहुत सारे सेल है। तो ये बीच का जो स्पेस है जो खाली है, तो 2 सेलों के बीच की जो स्पेसें होती है इनको हम इंट्रासेलुलर स्पेस के नाम से जानते हैं, या या इंट्रासेलुलर जो बोलोगे आप समझ लो, जो बाहर की चीज़ें, ये सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर। और अंदर बाहर के जो स्पेस है इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरे हुए होते हैं, और इस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं जो एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करते हैं। दैट मीन्स गाढ़ापन प्रोड्यूस करते हैं। कभी अगर ये गाढ़ा हो जाए तो ये गाढ़ापन होना बहुत ज़रूरी होता है। पहले ये समझ लेते हैं गाढ़ापन प्रोड्यूस करते हैं ये जो आयंस होते हैं ये, और कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल, मेनली भारी चीज़ें जो गाढ़ा कर देते हैं। तो इस बाहर की चीज़ों को हम बोलते हैं ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक उसी तरह से अंदर की भी एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं ICF। जब कोई चीज़ हमारे सेल के अंदर जाना होता है या सेल से बाहर को जाना होता है, तो एक मेम्ब्रेन के थ्रू ये आता है या जाता है। तो हर एक तरीके का सेल डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता है, और या सारा कुछ कोई भी मटेरियल डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता है, अंदर बाहर के अंदर और अंदर की बाहर नहीं जा सकता। तो ये जो लेयर होती है जो ये किसी सेल की, ये ऑलमोस्टली सेमी परमिएबल होता है, यानी कुछ चीज़ों को परमिट करता है आने के लिए, कुछ चीज़ों को परमिट नहीं करता है। तो ये जो बाहर का अगर जो फ्लूइड है अगर वो हल्का है, इसका मतलब है गाढ़ा नहीं है, पतला है, तो अंदर की चीज़ें अगर गाढ़ा हो गया है तो अंदर से बाहर की तरफ जाता है, और बाहर की चीज़ें अगर गाढ़ा हो गया है तो बाहर से अंदर आता है। जब कोई न्यूट्रिशन की सप्लाई हो रही होती है तो न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीज़ें होती है जो बाहर की चीज़ों को गाढ़ा कर देता है। जब वो गाढ़ा करता है तभी बाहर से एक प्रेशर डेवलप हो जाता है और अंदर घुस जाता है। जब अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन, खाना पचने के बाद सेल के अंदर
जब वो गाढ़ापन कुछ नया चीज़ प्रोड्यूस हो जाता है तो इसको कंसंट्रेटेड बोल देता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में कंसंट्रेटेड बोलते हैं। यानी दैट मीन्स गाढ़ा हो जाता है, तो ये ज़्यादा गाढ़ा है तो फिर रिस के बाहर निकलने लग जाता है। इस तरीके से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाने के लिए एक गाढ़ापन होना बहुत ज़रूरी है। जो जितना गाढ़ा रहेगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा, उतना ही ज़्यादा वो मजबूती आएगी। बाहर की जो चीज़ों में गाढ़ापन लाने के लिए कई तरह के आयंस होते हैं, कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं, मेनली आयंस होते हैं, और वो आयंस बाहर की चीज़ों को गाढ़ा कर देते हैं और उसी की मदद से यहाँ जो भी ब्लड की कोई सप्लाई है वो आर्टरी आई और यहाँ पे छोड़ दिया, फिर यहाँ से अंदर आ गया। अगर ये गाढ़ा ना हो तो इसी में घुल के रह जाएगा, अंदर थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। और बाहर अंदर की चीज़ें बाहर जाए, इसके लिए भी क्या होगा, ये वाली चीज़ें गाढ़ा हो जाए, उस समय ये पतला हो जाए। तो इस तरीके से गाढ़ापन बनाने के लिए, अंदर गाढ़ा बनाने के लिए प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो भी आयंस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके वजह से ये गाढ़ा हो जाता है तो फिर अंदर की चीज़ें बाहर जाता है। इस तरीके से सेल के अंदर से बाहर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, हम इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट होना, यानी अंदर की चीज़ें बाहर गई, बाहर की चीज़ें अंदर गई, तो होने के लिए एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको एक ऑन्कोटिक प्रेशर के नाम से बोला जाता है। यह ऑन्कोटिक प्रेशर बाहर भी लगता है, अंदर भी लगता है। बाहर लग जाएगा ज़्यादा, अंदर कम है तो बाहर से अंदर आएगा, अंदर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है तो बाहर जाएगा मटेरियल। इस तरीके से डेवलप होता है। तो जो ये कैटायन जितने भी होते हैं या अनायंस होते हैं, ये इसी प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। साथ साथ हर एक मॉलिक्यूल अलग अलग साइज़ का होता है, तो सेमी परमिएबल है, मतलब कुछ सिलेक्टेड चीज़ को अंदर जाने देता है, सिलेक्टेड चीज़ को बाहर जाने देता है। तो ये इस पर चैनल बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं पंप के नाम से बोलते हैं। अलग अलग आयन चैनल भी होते हैं, पंप भी होते हैं। तो एक सोडियम पोटेशियम चैनल होता है जो सोडियम और पोटेशियम से रेगुलेट करता है। ठीक है, अब सोडियम पोटेशियम से रेगुलेट करता है तो उस केसेस में सोडियम 3 बाहर होते हैं और पोटेशियम 2 अंदर होता है। इस तरीके से 2-3 का इनका रेशियो होता है। 2 पोटेशियम के लिए 3 सोडियम या 3 सोडियम के लिए 2 पोटेशियम, इस तरीके से होता है। सोडियम 3 बाहर होता है, पोटेशियम 3 अंदर होता है। तो अंदर से बाहर, बाहर के अंदर, इस तरीके से किसी चीज़ का एक्सचेंज कराता है, निगेटिव आयन का मेनली। तो इनका तो एक ये काम हो गया। यानी कि अगर पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट का हम काम देखें तो मेनली पहला चीज़ तो ये है कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, सेल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। दूसरा, हमारे बॉडी का एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, ये न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन से जो भी मैसेज आता है, ये डेंड्राइट्स हो गए, इस डेंड्राइट से मैसेज कैरी करके यहाँ पे इस सेल बॉडी के पास आता है। सेल बॉडी से लेके फिर ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं एक्सोन, और एक्सोन से ट्रांसमिट होके फिर अगले वाले में जाता है आगे। ठीक है, तो ये बीच का जो एक्सोन वाला पार्ट होता है ना, इसमें एक करेंट सा प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के नाम से इसको बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल के नाम से इसको पढ़ा जाता है तो हम जानते हैं कि 3 बाहर है सोडियम का और यहाँ पे 2 अंदर है पोटेशियम का। तो इसी तरीके से ना यहाँ पे एक कंसंट्रेशन डेवलप हो जाती है, बिल्डअप हो जाती है। तो कभी जब बिल्डअप हो जाता है तो इसको बोलते हैं पोलराइज, और जब यही ढह के आगे जब हो जाता है, ऐसे हो जाता है तो बोलते हैं डीपोलराइज। फिर दोबारा से पोलराइज होता है तो बोलते हैं रीपोलराइज, फिर ढहता है तो बोलते हैं डीपोलराइज। यानी रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, इसी रूप में इसका आगे एक वेव का रूप ले लेता है। यानी इसके अंदर जो बिजली पैदा हो रहा है वो एक वेव का रूप ले लेता है। डीपोलराइजेशन, फिर पोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन। इस तरीके से ये 3 फॉर्म में से ये आगे बढ़ता जाता है और एक पोटेंशियल डेवलप हो जाती है जो आगे ट्रांसमिट करता है, जो किसी भी मैसेज को आगे लेके जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी पोटेशियम का होना बहुत ज़रूरी है। बिना पोटेशियम का या बिना सोडियम के कोई इसका चैनल चल नहीं सकता है। तो यानी 2 काम है इसका मेन, एक तो किसी भी सेल के ट्रांसपोर्ट में, और दूसरा है न्यूरॉन्स के स्पेशली देखा जाए तो इसके जो भी एक्शन पोटेंशियल का जो ट्रांसमिशन होता है, यानी कि नर्व का जो ट्रांसमिशन है, मैसेज का ट्रांसमिशन है, इसमें बहुत ज़्यादा इसका रोल है। तो हमारे जो बॉडी के अंदर 2 मेन फंक्शन निकल के आ गए इलेक्ट्रोलाइट का। एक तो आया पहला चीज़ कि सेल को ट्रांसपोर्ट में, और दूसरा आया
कि एक्शन पोटेंशियल को आगे मूव ऑन करने के लिए। तीसरा आता है, हम जानते हैं कि सारे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ निगेटिव चार्ज है। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं इसका मतलब है कि प्रोटॉन डोनर है, और निगेटिव चार्ज वाले इसका मतलब है प्रोटॉन एक्सेप्टर है। दैट मीन्स वो निगेटिव चार्ज को वो डोनेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, और ये वाला होता है ये बेसिक नेचर का होता है। तो हमारे बॉडी में न एसिड बने और ना ही बेस बने। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो उसका मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन के रिजल्ट में कुछ एसिड प्रोड्यूस करते हैं और कुछ आयन प्रोड्यूस होता है। वो एसिड या आयन अगर पॉजिटिव है तो एसिडिक बना देता है ब्लड को, सारा सिस्टम को एसिडिक बना देता है, सेल के पूरे अंदर की होम्योस्टेसिस एसिडिक बना देता है। लेकिन अगर बेस प्रोड्यूस कर दिया तो बेसिक बना देता है। इन दोनों कंडीशन में उस सेल की डेथ होने लग जाती है। सेल के अंदर की जो ट्रांसपोर्ट है ब्लॉक कर जाता है, क्योंकि यहाँ पीएच का लेना देना बहुत ज़्यादा है। अगर प्लस प्लस ही केवल इकट्ठा हो जाए तो भी कुछ नहीं होगा, केवल माइनस माइनस हो जाए तो भी कुछ नहीं होगा। तो हमारे बॉडी में एसिड और बेस का जो रेगुलेशन है, यानी एसिड और बेस, न एसिड बढ़े न बेस बढ़े, न एसिड कम हो न बेस कम हो, उसको मेंटेन करने का जो काम है ना वो भी ये काम करता है। तो इस तरह से मेनली इसका 3 काम है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का। पहला कि सेल के ट्रांसपोर्ट में, दूसरा न्यूरॉन के मैसेज के सिग्नल के ट्रांसपोर्ट में, और तीसरा है एसिड बेस को रेगुलेट करने में, जिसको हम बोलते हैं बफर को रेगुलेट करने में, यानी बफर सॉल्यूशन बनाने में, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं पोटेशियम किस तरीके से करता है। इसका इंट्रोडक्शन देखें तो पोटेशियम इज द मेजर इंट्रासेलुलर कीटायन, यानी सेल के अंदर पाया जाने वाला कीटायन है ये, यानी सेल के अंदर पाया जाता है ये, ठीक है। अगर डेली इंटेक देखें हमारे बॉडी में कि पोटेशियम की कितनी ज़रूरत होती है, कितनी मात्रा चाहिए, तो 4700 mg चाहिए होती है डेली। हर दिन हमें 27 mg चाहिए होती है, और इसकी फुलफिलमेंट हमें अपने खाने से, नमक जो खाते हैं या और भी जो भी चीज़ें खाते हैं जिसमें सॉल्ट होता है, पोटेशियम रिच डाइट होती है, उन सभी चीज़ों को लेने से हमें मिल जाता है। इसका फंक्शन देखें तो ये क्या करता है, एस्टेब्लिश द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन न्यूरॉन एंड मसल फाइबर आफ्टर मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन एंड एक्शन पोटेंशियल। देखिए ये क्या करता है, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप करता है, किसमें, न्यूरॉन में और मसल फाइबर में। न्यूरॉन का तो मैंने आपको समझा दिया, मसल फाइबर में डेवलप करता है। आपने सुना होगा कि अगर किसी के बॉडी में पोटेशियम का लेवल डाउन बढ़ जाता है तो उस मरीज की तुरंत ही हार्ट अटैक आती है, उसका हार्ट काम करना तुरंत बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि ये मसल फाइबर, हार्ट किससे मिलके बना है, मसल से मिलके बना है। तो ये न्यूरॉन के रेस्टिंग पोटेंशियल को भी डेवलप करता है, साथ साथ मसल को भी करता है। और हार्ट हमारा किससे मिलके बना है, मसल से मिलके बना है। तो मसल यानी हार्ट के मसल में भी रेस्टिंग पोटेंशियल को ये डेवलप करता है। और हम ये भी जानते हैं कि हार्ट के अंदर बहुत सारे जो एक नोड पाए जाते हैं, एसए नोड और एवी नोड पाए जाते हैं। ये दोनों नोड एक तरीके से ट्रांसफार्मर का काम करते हैं और बिजली ट्रांसमिट करते हैं। अब आयन बहुत सारे नर्व की सप्लाई है तो उसको भी ये हैम्पर करते हैं। कुल मिला के ये सीधे अगर पोटेशियम का लेवल अगर आपने बढ़ा दिया तो एक्शन पोटेंशियल इतना ज़्यादा जनरेट कर देता है कि फिर ये नॉर्मल नहीं हो पाता, और एक बार हार्ट अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया तो फिर ये रिलैक्स ही नहीं हो पाता। और विद इन मिनट, यानी कि ये लगभग 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर अंदर उस पेशेंट की हार्ट काम करना बंद कर देता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो दोबारा रिलैक्स नहीं होगा ये। यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल अगर देखा जाए मसल फाइबर में और न्यूरॉन में, क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे दोनों चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, वो बिना न्यूरॉन का एसए नोड और एवी नोड का वो काम नहीं करता। तो एसए नोड एवी नोड को भी बढ़ा देता है क्योंकि न्यूरॉन्स उसमें इन्वॉल्व है, और दूसरा मसल से ही मिलके बना है पूरी तरीके से। तो उसके जो मस्कुलेचर है, जितने भी उसके चैम्बर के जो वॉल हैं, उसको भी बस कॉन्ट्रैक्ट करके रख देता है। तो इस कारण से हार्ट तुरंत ही कोलैप्स कर जाता है, तुरंत ही हार्ट अटैक आ जाती है, मरीज की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। अगर पोटेशियम का लेवल अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो, और कम हो जाए तो भी हो जाएगा। कम हो जाएगा तो बीपी तुरंत डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगा तो उसका सारा सिस्टम तुरंत हैम्पर कर जाएगा, यानी कि न्यूरॉन काम नहीं करेंगे, न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल ही नहीं जाएगा, यानी कि उसको अजीब तरीके का क्या बोलेंगे, डिप्रेशन टाइप का चीज़ें आने लग जाएगा। हार्ट बिल्कुल भी पंप नहीं कर पाएगा, आउटपुट ही नहीं दे पाएगा।
तो उससे पूरी बॉडी में नेक्रोसिस आ जाएगी, यानी कि बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई कम हो जाएगी, इस्कीमिया हो जाएगा, फिर फाइनली नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा और वैसे ही मर जाएगा। यानी पोटेशियम का लेवल डाउन होने से भी मरता है आदमी और बढ़ने से भी मरता है। ये फंक्शन तो पहले हमने देख लिया। दूसरा फंक्शन है रोल इन सोडियम पोटेशियम पंप, जो हमने बता दिया इसमें ये काम है। और तीसरा है बफरिंग को कंट्रोल, बफर जो होता है हमारे ब्लड का उसको मेंटेन करने, यानी एसिड बेस का रेगुलेशन करता है, एसिड बेस इसका रेगुलेशन। ओके, अगर हम इसका एक्सक्रेशन देखें तो एक्सक्रेशन मेनली किडनी के थ्रू होता है, एक्टिवली भी होता है, पैसिवली भी होता है। और मेनली कहाँ से होता है तो डीसीटी से होता है। एक पीसीटी है प्रॉक्सिमल और एक है जो दूर वाला पार्ट है किडनी का, नेफ्रॉन्स का, उस वहाँ से होता है ये। ठीक है, तो किडनी मेन इसको बाहर निकालती है और इस तरह से इसका रेगुलेशन होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम ये जानेंगे कि पोटेशियम का लेवल अगर कम हो जाता है तो उसके कारण क्या है, और हो जाए तो उसके लक्षण क्या दिखते हैं, उसका फिजियोलॉजी क्या है और उसका सिम्टम्स क्या आते हैं, और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।